हेलो एवरीवन, फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे थे, मेसोमेरिक के पार्ट 1 में हमने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे काम करता है। मेसोमेरिक इफेक्ट में कौन से प्लस एम शो करेंगे, माइनस एम के लिए मैंने बताया था कि पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि माइनस एम इफेक्ट क्या होता है। उससे पहले हम प्लस एम इफेक्ट जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, आपको मैंने ये सिखा दिया था कि प्लस एम इफेक्ट कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर प्लस एम इफेक्ट में जो लोन पेयर वाले एटम्स होते हैं, लोन पेयर वाले जो कंपाउंड होते हैं, बेसिकली वो कैसे बिहेवियर शो करते हैं, उसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस तरह के ही पैटर्न पे क्वेश्चन आपके जेडब्ल्यू नीट में आते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न पे आपको स्टेबिलिटी को चेक करना होता है कि कौन से इफेक्ट प्लस एम ज़्यादा शो करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होगा ड्यू टू द प्लस एम इफेक्ट। अब जैसे यहाँ पे मैंने हर एक जगह मैंने कार्बोकैटायन लगा के रखे हैं। ठीक है, हर एक यहाँ आप कार्बन पे देखोगे प्लस चार्ज मैंने लगा के रखा है। उसके सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप में मैंने लोन पेयर वाले एलिमेंट्स लगा के रखे हैं। जिनके पास लोन पेयर होगा वो प्लस एम इफेक्ट। पहली बात तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो गया कि जिनके पास लोन पेयर है वो प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले, और जिनके पास लोन पेयर ही नहीं है वो प्लस एम इफेक्ट तो शो करेंगे ही नहीं। ये तो डेफिनेट सा पार्ट है कि प्लस एम इफेक्ट वही शो करेंगे जिनके पास लोन पेयर है। दैट इज यू विल बी सी लॉट ऑफ एग्जांपल इज देयर। तो हम पहले ये सीखेंगे कि जो प्लस एम इफेक्ट होता है किस तरह के कंपाउंड को स्टेबलाइज करता है। तो जस्ट टेक अ एग्जांपल। अगर मान लो मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया, दैट इज हमारे पास एक कार्बोकैटायन है, दैट इज CS2 प्लस, राइट। हमने यहाँ पे क्या लिया, एक CS2 प्लस लिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्लस एम इफेक्ट वाला मैंने ग्रुप लगा दिया। ठीक है, OCS3 मान लो यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे दो लोन पेयर इसके पास, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर रिंग के अंदर डोनेट करेगा। रिंग के अंदर डोनेट करेगा तो क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से। ये चीज़ ऐसे होगी, आपको पता है इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे जो कि ऐसे बनने वाला है, और ये रिंग को एक्टिवेट कर देगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ पे CS3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, राइट। अब फिर ये रिजोनेट करके यहाँ पे ऐसे आएगा। जरा इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, यू विल सी इज देयर। देखिए यहाँ पे O के ऊपर था क्या आपके पास CS3, यहाँ पे था प्लस चार्ज, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड था, यहाँ भी डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे आपके आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा CS2 के ऊपर प्लस। अब हुआ क्या, मैंने कई बार बताया कि अगर किसी रिंग में प्लस चार्ज आता है तो आपको उसको प्लस चार्ज को मिनिमाइज करना होता है। आप जितनी देर जल्दी उसको मिनिमाइज करोगे उतनी स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो अब देखेंगे जरा यहाँ पे, तो होगा क्या, यहाँ पे सीज देयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड CS2 आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OCS3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो चार्ज था O के ऊपर, वो क्या इस कार्बन के ऊपर, वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, यानी अब ये कंपाउंड पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो प्लस एम इफेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हमारे ऊपर जो कार्बोकैटायन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको क्या कर देते हैं, वो मिनिमाइज कर देते हैं। तो मिनिमाइज कर देंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, राइट। तो रिंग भी एक्टिवेट हो जाएगा और नंबर ऑफ बॉन्ड भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल। यानी एक बात ये क्लियर हो गया कि जो प्लस एम इफेक्ट होते हैं वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं ड्यू टू द डोनेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे रिंग में तो प्लस चार्ज को क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा, कम कर देगा। तो उसी के बेसिस पे हम ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे OH लगा हुआ है। और दूसरी चीज, ये खास बात आपको पता होना चाहिए कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, नॉट अ मेटा डायरेक्टिंग, राइट। क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग में जब आप पोलराइज करोगे ना चार्ज, तो अगर आप मेटा डायरेक्टिंग खुद दिमाग लगा के सोचो कि अगर मैं मेटा डायरेक्टिंग का चार्ज, मेटा डायरेक्टिंग में अगर रिजोनेट करेगा तो कहाँ पे आएगा चार्ज, या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, राइट। और दूसरी जगह आ नहीं सकता। लेकिन आपका चार्ज कहाँ लगा है, पैरा पोजिशन पे। तो पैरा पोजीशन पे जब चार्ज लगा है तो माइनस वाला जो ये आपका माइनस जो आ रहा है कभी पैरा पे आ ही नहीं रहेगा। तो पैरा पे जब कभी नहीं आएगा तो चार्ज को कभी मिनिमाइज कर पाएगा क्या, कभी चार्ज को मिनिमाइज कर पाएगा, कभी डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रेजोनेंस करके आर्थो पैरा पे जाएगा। और रेजोनेंस करके आर्थो पैरा पे जाएगा तो आर्थो पैरा तो ठीक है, लेकिन अगर मेटा पे गया तो मेटा वाला चार्ज तो यहाँ दूर है। और फिर ये अगर रिजोनेट करेगा तो अगला मेटा कंटेन करेगा, तो चार्ज सर यहाँ कहीं आ ही नहीं पाएगा, और चार्ज जब आ ही नहीं पाएगा तो कैसे मिनिमाइज होगा चार्ज। तो मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग पे वो इफेक्ट नहीं लगेगा। अगर मेटा डायरेक्टिंग में आपने कोई ग्रुप लगा रखा है तो वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे किसी की बात कर लें, आपने यहाँ पे देखो इसके रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन है, आप देख सकते हो ये मेटा पोजीशन है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन है, मेटा। और आपको पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्लस एम कौन लगाएगा, ये वाला लगाएगा, क्योंकि ये रिजोनेट करेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस माइनस प्लस बन करके क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। तो इसका मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, सबसे कम होगा। यहाँ पे देखिए सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रखे हैं, जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है। अगर हम इसको नंबरिंग करें A नंबर, B नंबर एंड C नंबर, तो व्हाट्स गोइंग ऑन, बी नंबर में दो आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रखे हैं, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा। एक तो ये इसके रिस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन पे, ये इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन रिजोनेट करके इसको क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे प्लस चार्ज को। नेक्स्ट वन कौन आएगा सर, A नंबर। ठीक है, बी के बाद क्या आएगा आपका ए, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग है, ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। अब मेटा पोजीशन पे होने की वजह से ये चार्ज को डिक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि माइनस चार्ज यूनिट होकर के यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं मेटा पोजीशन पे, तो चार्ज कैसे कम होगा, कम ही नहीं हो पाएगा, डिके ही नहीं हो पाएगा। तो बी के बाद ए आएगा और ए के बाद क्या आएगा सबसे लास्ट में सी आएगा। इसकी बात कर लेते हैं ऊपर,
ये कंपाउंड लिखा हुआ है, आपको पता है इस ग्रुप के बारे में मैंने डिस्कस किया था और इस ग्रुप के भी बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि O का लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रीच भी कर सकता है और बगल में रेजोनेंस भी कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो कम से कम इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे यहां पे जाने के लिए। यहां पे खुद सोचो, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इसके साथ रेजोनेट करेंगे तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं जो कि थोड़े होते हैं वो अंदर जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है अंदर आने की, क्योंकि बगल में रेजोनेंस भी हो रहा है, ठीक है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन पोलराइज कर जाएंगे। लेकिन यहां क्या है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सीधा अंदर की तरफ रेजोनेंस हो रहा है, तो सीधा इलेक्ट्रॉन पोलराइज होकर के कहां जाएंगे, रिंग के अंदर जाएंगे, और रिंग के अंदर जाएंगे तो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देंगे। तो यानी कि सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट कौन सा करेगा, दिस वन, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा है इधर भी, तो 50-50% चांस के अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अगर गए तभी चार्ज को मिनिमाइज करेंगे, तभी डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी तो रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ तो सीधा डायरेक्ट डोनेट कर रहा है रिंग को डायरेक्टली, तो जब डायरेक्टली रिंग को डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। ये कंपाउंड देख लेते हैं, यहाँ पे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर से पता चलेगा। इस तरह के ग्रुप को भी मैंने प्लस एम इफेक्ट में आपको बता रखे, बस इसका मैं एप्लीकेशन समझा रहा हूं। NOHF, तो यहां पे हम देखेंगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है, सबसे ज्यादा पावर फ्लोरीन की है, तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट नहीं करेगा। हाँ सर, डोनेट नहीं करेगा, तो कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, तो प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका और फिर इसका होगा, राइट। ये भी एग्जांपल आपको याद करो, तो पहला एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग यहीं से की थी, ठीक है। नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ भी है, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ भी है। अब यहाँ पे 3-3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए, फिनाइल में यहाँ पे CH2+, यहाँ पे भी CH2+ लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर किसका जल्दी अवेलेबल होगा इलेक्ट्रॉन को मिनिमाइज करने के लिए, यानी प्लस चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए, कौन से ग्रुप में नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल होगा। सर इसमें तो अवेलेबल नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, इधर भी फिनाइल लगा रखा है, यहाँ पे फिनाइल लगा है, दो रिंग लगा रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएगा काफी टाइम तक रोटेट ही करता रहेगा, हमारा रिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही रिंग लगा के रखा है, मान लो कभी ना कभी जब फ्री हुआ तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तभी तो मान लो इधर से रिजनेट होकर के इधर से फुर्सत मिली, तब ये इधर जाएगा, तब जाके प्लस चार्ज को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। तो इन दोनों के केस में अगर देखें तो सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट कौन सा करेगा, दिस वन, ठीक है। इसकी बात कर ले CH2, ये तो रेजोनेंस है, ये भी रेजोनेंस है, बट यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये डायरेक्ट अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन लोन पेयर बगल में, उसके जस्ट बगल में प्लस चार्ज है, तो अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा है लोन पेयर और प्लस चार्ज में, इसलिए इसका प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा। इन दोनों में देखें फ्लोरीन एंड क्लोरीन, मैंने बताया था ओवरलैपिंग साइज, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल में F और Cl, यहाँ पे 2p2p है, यहाँ पे 2p3p है, तो 2p2p सिमिलर टाइप की ओवरलैपिंग होती है, इसलिए प्लस इफेक्ट ज्यादा काम करता है यहाँ पे। इसमें बात कर लेते हैं OCH3, OH एंड CH3 कभी प्लस हम लगाता ही नहीं, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं होते, ये भी आपने सर बताया है। यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो CH3 कभी जो है मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगाएगा रीजन, क्योंकि ये प्लस आई लगाता है, ठीक है। तो इसके पास तो लोन पेयर भी नहीं है ना, लोन पेयर होते तब ना ये प्लस एम लगाता, लेकिन यहाँ पे तो लोन पेयर है, ये तो प्लस एम लगाएगा, तो यानी ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। इन दोनों में देखें सर, इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं है, NH3+ लगा रखा है, लोन पेयर होते तो ये इफेक्ट शो करता है, इसके पास लोन पेयर आप खा गए, जो थे वो भी निकल गए, क्योंकि हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया इसने, तो NH3+ आ गया, राइट। तो NH3+ आएगा तो इसके पास प्लस एम इफेक्ट नहीं शो करेगा, लेकिन इसके पास तो लोन पेयर है, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो ये थे नॉर्मल एप्लीकेशन जो आपके मेसोमेरिक इफेक्ट में आए थे, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे कोई पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये बात आपको खासा ध्यान रखना होगा। जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो हमेशा कार्बोकैटायन को स्टेबल कराता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जो मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं वो हमेशा कार्बोकैटायन को स्टेबल कराते हैं। तो नेक्स्ट अभी सेशन में हम सीखने वाले हैं कि माइनस एम इफेक्ट क्या करेंगे, जैसा कि प्लस एम इफेक्ट कार्बोकैटायन को स्टेबल कराएंगे, तो जो माइनस एम इफेक्ट होंगे वो कार्बोनाइन को स्टेबल कराएंगे। तो चलिए पहले हम माइनस एम इफेक्ट सीखेंगे, उसके बाद उसके स्टेबिलिटी के कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जांपल देखेंगे माइनस एम इफेक्ट के। प्लस एम के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे थे, आप प्लस एम माइनस एम में जब आप बहुत सारे एग्जांपल कर लोगे ना, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा आ जाएगा। बेसिकली हम एप्लीकेशन जब तक सीखते नहीं, हमें आइडिया नहीं लगता कि कैसे करना है। चलिए ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि प्लस एम इफेक्ट में कार्बोकैटायन, प्लस एम इफेक्ट जितने होते थे वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कराते थे, ठीक है। जो कार्बोकैटायन थे वो प्लस एम इफेक्ट से स्टेबल होते थे, लेकिन जो माइनस एम इफेक्ट है वो कार्बोनाइन को स्टेबल कराएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना है ना हमें, क्योंकि जो कार्बोनाइन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड होता है, एक लोन पेयर होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होती है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होते हैं, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन्स होते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर्स होता है, ये सारे आपने हाइब्रिडेशन में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये कार्बन आयन को स्टेबल करते हैं, क्योंकि कार्बन आयन जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, और उनके पास इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होता है, एक तो उनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो उस माइनस चार्ज को हमको क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है, ताकि स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। तो स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब हम इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो अंदर पोलराइज हो जाएगा। अब पोलराइज होगा तो उसके लिए हमें पास कौन से ग्रुप होने चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सके वो ग्रुप होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उनके होने चाहिए जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनकी कमी को पूरा करेंगे ना, तभी तो वो स्टेबल होंगे। जैसे कि कार्बोकैटायन, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन वैकेंट होता है, खाली होता है, तो हमें इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत होती है उनको,
हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनको स्टेबल करा देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी इनके पास इलेक्ट्रॉन खूब ढेर सारा है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को मिनिमाइज करना है। तो इलेक्ट्रॉन को मिनिमाइज कौन करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की ताकत रखते हैं, पावर रखते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में हमें स्टेबिलिटी को चेक करना है। जैसे कि इसकी बात करें, आपको पता है पहली बात तो जब इस तरह के सेम टाइप के ग्रुप लगे हों अलग अलग पोजीशन पे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेसोमेरिक होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक। तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये आर्थो था ही नहीं, ये पैरा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है। मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक नहीं लगता है, तो इसकी स्टेबिलिटी वैसे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो माइनस चार्ज को क्या करेगा? स्टेबलाइज कराएगा ना। कार्बन आयन बना हुआ है, और कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करता है? -m, ठीक है। इन दोनों में देखें, दो आपने NO2 ग्रुप लगा रहे हैं, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे आपने NO2 लगा रखा है, तो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, दैट इज दिस वन। आसान है। एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड, दैट इज अ कंटेंट टू अ मेटा पोजीशन एंड दिस वन गोज टू पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पे ही मेसोमेरिक लगेगा, और वो भी कौन सा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। किसी भी इफेक्ट को चेक करने से पहले आप ये चेक कर लो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्योंकि यहाँ पे x है, ये y है, y इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द x, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आसानी से विड्रॉ कर लेंगे। इसमें बात करें, एक एल्डिहाइड है और एक यहाँ पे NO2 है। NO2 इज अ वेरी पावरफुल, ठीक है। NO2 ग्रुप जो ज़्यादा पावरफुल होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को काफी तेजी से खींचेगा। तो NO2 जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये माइनस चार्ज अंदर रिजोनेट होकर के इसके पास चले जाएंगे, लेकिन एल्डिहाइड भी तो खींचेगा, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है? सर NO2 की। तो विच विल बी हाईली स्टेबलाइज द रिंग? दिस वन, -m। इन दोनों की बात कर लें तो यहाँ पे COCH3, यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड। सर यहाँ पे तो बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं, तो दोनों तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। ये उतना तेजी से पोलराइज नहीं कर पाएगा जितना कि ये तेजी से खींचेंगे। तो ये क्योंकि आपने दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया ना, तो तेजी से इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा, लेकिन ये तो एक ही लगा हुआ है, तो दूर भी लगा हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको इलेक्ट्रॉन खींचने में। दोनों -m इफेक्ट है, डेफिनेटली दोनों -m इफेक्ट है। कौन जल्दी से चार्ज को कम करेगा? यही तो स्ट्रेंथ होती है, तो सर ये वाला करेगा। इन दोनों में बात करें, NO2 और NO, मैंने बताया था एग्जांपल में, जो NO2 ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेंगे? खींचेंगे, इनकी पावर ज्यादा होती है। NO में एक ही ऑक्सीजन होता है। NO2 का अगर स्ट्रक्चर डिजाइन कर देखो, NO2 ये बना हुआ है, और NO का बनाओगे तो आपको ऐसे लगेगा, ये दिस वन। तो यहाँ दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, NO पे एक ही ऑक्सीजन होता है। NO पे जब एक ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन को उतनी तेजी से खींच नहीं पाएगा ना, जितना कि NO2 खींच पाएगा, तो -m इफेक्ट ज्यादा देगा। इसकी बात कर लेते हैं, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। एल्कोहल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एल्कोहल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप होता है। जो एल्कोहल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वो तो कार्बोकैटायन को स्टेबल कराएगा ना, कार्बन आयन को स्टेबल नहीं कराएगा। आप खुद सोचो कि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिजोनेट होकर के जाएगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, है ना। वो तो आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जरा ध्यान से देखो, ये रिंग को एक्टिवेट करेगा, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, और रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस चार्ज की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे रिजोनेट होकर के आर्थो पैरा, अब पैरा ही पोजीशन पे कार्बन आयन लगा के रखा आपने, तो ये माइनस एक्सट्रीम रिपल्सन होगा, डिस्टेबलाइज कर देगा रिंग को। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो +m को ज्यादा स्टेबल करते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आपस में जब देखते हैं तो एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। हालांकि ये तो लगाएगा ही नहीं -m, तो यही -m लगाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। इन दोनों में देखें, यहाँ पे OH है, यहाँ पे NH3 है, तो OH तो +m लगाता है, NH3 क्या लगाएगा? NH3 के पास वैकेंट ऑर्बिट होते हैं। अच्छा, जो -m इफेक्ट होता है ना, जो वैकेंट ऑर्बिट होते हैं, जिनके पास खाली जगह होती है ना, वो भी -m इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि हैलोजन हो गए, है ना, और दूसरा हो गया BH2, इसके पास भी तो खाली जगह होती है, ठीक है, ऐसे वैकेंट ऑर्बिट। Cl, इसके पास कौन सा ऑर्बिट होता है सर? वैकेंट D। Cl के पास क्या होता है? वैकेंट D ऑर्बिट होते हैं ना। वैकेंट D ऑर्बिट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर ही सकता है और मांग भी सकता है, दोनों टेंडेंसी -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर सकता है, दोनों ताकत है, क्योंकि इसके पास वैकेंट D ऑर्बिट है, तो खींच भी सकता है इलेक्ट्रॉन। तो NH3, इसके पास सर इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिट जरूर है। वैकेंट ऑर्बिट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ पोलराइज करेगा, तो इससे ज्यादा तो स्टेबल होगा ही होगा, क्योंकि ये कार्बन आयन को स्टेबलाइज कराएगा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लेकर के, ठीक है। यहाँ पे NO2 मेटा पोजीशन वैसे ही सॉल्व हो गया। सर मेटा पोजीशन पे मेसोमर होता नहीं। साइनाइड इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन ये पैरा पे लगा हुआ तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, लेकिन ये कहाँ लगा हुआ है? ये सर मेटा पे, तो मेसोमेरिक इफेक्ट लगता ही नहीं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे तीन NO2 ग्रुप लगा रखे हैं। यहाँ पे आपने OH क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज स्टेबलाइज्ड टू अ कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कार्बन आयन, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? -m, दिस वन। इन दोनों में देखें, यहाँ पे स्टेबिलिटी CH2 के ऊपर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 के ऊपर माइनस लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कार्बन आयन को स्टेबल करते हैं, क्योंकि वहीं से इलेक्ट्रॉन खींचना होता है। ये तो कार्बोकैटायन है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो खींचेगा कहाँ से बेचारा? तो इस केस में क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला, सेकंड वन। इसमें बात कर लेते हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे फुलिन है। फुलिन इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट विल स्टेबलाइज टू अ कार्बोकैटायन, नॉट टू कार्बन आयन। यहाँ पे माइनस चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पे फुलिन लगा हुआ है, तो फुलिन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा रिंग के अंदर। हालांकि डीएक्टिवेटिंग की भी टेंडेंसी रखता है, -I इफेक्ट तो लगाएगा ही, लेकिन ये अभी कहाँ लगाएगा? मेसोमर लगाएगा। तो मेसोमर में कौन सा लगाएगा? +m। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा रिंग में, फिर से माइनस चार्ज, फिर स्टीम रिपल्सन हो जाएगा। कार्बोकैटायन को स्टेबल कराता है, कार्बन आयन को नहीं स्टेबल कराता। एल्डिहाइड दैट इज अ -m, ये स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है, दिस वन। इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे CH3 है, CH3 दोनों, और एक तरफ कार्बोकैटायन है, एक तरफ कार्बन आयन, और दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप करेगा ये वो कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा, कार्बन आयन को स्टेबल नहीं करेगा, यानी ये वाला तो गड़बड़ हो गया, ये तो कार्बन आयन है, ये इसको स्टेबल कभी कराएगा ही नहीं।
तो यानी इसमें जो कौन सा इफेक्ट आएगा ज़्यादा, ये NH2 क्या करेगा, अंदर रिंग में डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन को, और माइनस और प्लस के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हर एक प्रॉब्लम में। नॉर्मली जो JEE नीट में क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो स्टेबिलिटी के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे प्लस एम को लेकर के हो, चाहे माइनस एम को इफेक्ट लेकर के हो। ये हमने नॉर्मली आपको एग्जाम्पल बताएं, लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन है स्टेबिलिटी के वो मैं कराऊंगा। और बेसिकली इसको बताने के पीछे का एक रीज़न और था, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं एसिडिटी एंड बेसिसिटी, राइट। तो जो एसिडिटी बेसिसिटी है, एसिडिटी बेसिसिटी, उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 2020 में भी अभी JEE में क्वेश्चन आया था हिस्टामाइन करके, उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली पूछा गया था, न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन था, ठीक है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कई बार उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक, कौन से कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है, गुनाडीन, स्पार्टेम, एलानाइन, ल्यूसीन, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जिनमें स्टेबिलिटी बेसिसिटी बहुत सारी चीज़ें चेक करने के लिए पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए हमें ये पहली बात तो आना चाहिए कि कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं, और बहुत सारा काम भी हो जाता है यहाँ से हमारा आधा, कि स्टेबिलिटी अगर कौन सा कंपाउंड बनेगा, कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा, कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन इसी से आधी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। आप देख करके स्टेबिलिटी से आधी चीज़ें स्टेबिलिटी से डिसाइड हो जाती हैं। तो वो चीज़ आपको पता करना था, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था। अब ये चीज़ हो गई तो आगे के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। अब बेसिकली आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताए 1 by 1 करके कॉपी पेन लेकर के, इंडक्शन, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगने वाला है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, वैसे मैंने 10-12 क्वेश्चन करा दिए और ये ऐसी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़े से ट्विस्टेड होंगे जो मैं आगे कराने वाला हूँ, लेकिन बेसिक्स यही है। अगर आपको बेसिक्स आ जाएगा तो आप वहाँ पे दिमाग लगा पाओगे कि कहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगने वाला है, आसानी से आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। तो 1 by 1 करके आप सारे वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आपको पार्ट 3 जो इसका आएगा, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे 20 से 25 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के, तो तभी आप कुछ MS चौहान के भी तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आज का सेशन यही था, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।